हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। जिससे पहले कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.2 के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको हमने पूरा सॉल्व कर दिया था और वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3, उसमें हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाए विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक ना? या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर जो भी ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं इसमें अगर उनके मूलों का अस्तित्व है, इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी उनके दो मूल आते थे, जो दो मूल मतलब जो उनके हल होते थे ना, दो आंसर आते थे, तो अगर उनके अस्तित्व हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या वो निकल पाएंगे कि नहीं। जैसे कुछ ऐसे आ जाते थे बहुपद में, मान लो अभी हम कुछ ऐसा लिख दें जिसका गुणनखंड ही ना हो पाए, x² - 3x + 4। ठीक है, अब इसको देखो, जैसे ये कोई बहुपद है, इसके मूल का अस्तित्व क्या है? गुणा करने पे 4 है और जोड़ने पे 3 है। ऐसा कुछ है? नहीं है ना। तो इसका अस्तित्व हम कह सकते हैं, इसका गुणनखंड कर ही नहीं सकते, तो इसको कैसे हम निकालेंगे? तो अगर जिनका अस्तित्व है वो कैसे जानते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। ठीक ना, अस्तित्व क्या है उसके बारे में। अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व। इसके लिए एक टर्म आप लोग ध्यान रखिए, एक डी होता है। डी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक ना, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो होता है ये किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व बताता है। कैसे बताता है? इसके इक्वल एक फार्मूला होता है, b² - 4ac। ठीक है, ये जो पूरा इतना चीज है, इसको आप दिमाग में अपने याद कर लीजिए। डी बराबर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है b² - 4ac। और जो द्विघात समीकरण होता है वो किस रूप का होता है? ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में। अगर कोई द्विघात समीकरण इस रूप का है तो सबसे पहले हम उसके मूलों का अस्तित्व जानने के लिए क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर d बराबर 0 आ जाए या d बड़ा आ जाए 1 से ना, d > 0 आ जाए, मतलब 0 से बड़ा मतलब क्या? -1 नहीं, +1 या +2 या +3 कुछ भी पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है ना। अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होंगे उसके? उसके दोनों मूल्य क्या होंगे? दोनों मूल अद्वितीय होंगे। ठीक है ना, रियल और अद्वितीय होंगे। ठीक है, अद्वितीय, यूनिक कह सकते हो। ठीक है, अद्वितीय को क्या कहते हैं? यूनिक, अलग अलग, मतलब एक रियल आएगा और वास्तविक, और दोनों मूल वास्तविक और अद्वितीय होंगे। वास्तविक थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, आपको पूरा क्लियर ताकि हो जाए बातें। ठीक है, दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक और अद्वितीय होंगे। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब यूनिक, और वास्तविक का मतलब क्या है? रियल होंगे। ठीक है, अद्वितीय को एक तरीके से और कह सकते हैं भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है ना, भिन्न भिन्न मूल होंगे। अगर d <0 आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या बताता है? तो जो उनके मूल होंगे, दोनों मूल क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो वास्तविक होंगे, पॉजिटिव कह सकते हो एक हिसाब से। ठीक है, वास्तविक मतलब रियल, पॉजिटिव होंगे। ठीक ना, और इसमें क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब
इमेजिनरी मतलब ये कह सकते हो कि वो अंडर रूट में आएंगे, ठीक है ना, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। और जो तीसरा बात है, अगर d बराबर 0 आ जाए तो क्या होंगे, दोनों मूल समान होंगे, समान होंगे, ठीक है। अब अगर इतनी सब चीज़ें हम जान गए हैं, इसमें 3 पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये क्या था, मूलों के अस्तित्व के लिए इतनी बातें थी। अब एक एग्जाम्पल यही देख लेते हैं, मान लो ये एक एग्जाम्पल है और अगर हमको इसका चेक करना है डी क्या आ रहा है, ठीक है, एक द्विघात समीकरण है और इसका डी क्या आता है, उसको चेक करना है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है ना। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है। तो बी क्या है, देखो यहाँ पर बी के जगह पर -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर -4, ए के जगह पे क्या है 1 और सी के जगह पर क्या है 4 है ना। समझ में आ रहा है, देखो ए के जगह पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, ठीक है, और ए सी मतलब 4 है। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -8, ये कितना आ रहा है, देखो 9 में से 8 जाएगा तो 1। तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अद्वितीय होंगे, ठीक है। अब जरा इसका मूल निकालेंगे कैसे, उसके लिए अभी हम अलग फिर देखेंगे मेथड। और अगर एक और हम ले लें एग्जाम्पल, मान लो एक एग्जाम्पल और यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लो ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक, बराबर 0, और इसका डी निकालोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर, है देखो बी का स्क्वायर -4 ए के जगह पे क्या है 1 और सी के जगह पे क्या है 4, ठीक है, बराबर 0। देखो कैसे 0 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 चौक 16, तो इसके क्या होंगे, इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। यहाँ पे तो ये आ गया। अगर ऐसे ही कुछ और हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कुछ कोई भी, अभी तो यहाँ पे हमको सब ढेर सारा देखना ही है। तो यहाँ से क्या पता चला, ये दोनों मूल इसके वास्तविक और अद्वितीय होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अगर यही क्वेश्चन हमारा ऐसा रहता, सोचो एक्स स्क्वायर, एक और एग्जाम्पल हम दिखाई देते हैं, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, ठीक है। अगर ये मान लो कोई समीकरण है तो इसमें b बराबर क्या आ रहा है, d बराबर, तो d इज इक्वल टू होता है क्या, बी स्क्वायर -4ac, 4 a के जगह पे 1 और c के जगह पे 6, 25 -4 छक 24। तो ये भी देखो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसका भी क्या है 0 से बड़ा है ना, ये है 0 से बड़ा, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक और अद्वितीय होंगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही अभी हम और देखते हैं कोई, ये भी वही है, वास्तविक होंगे और अद्वितीय होंगे। भिन्न भिन्न, ठीक है, अलग अलग होंगे। अब मूल निकालते कैसे हैं, इससे पहले आप लोगों ने गुणनखंड विधि देख चुके हैं, आप लोगों को गुणनखंड विधि आती है, ठीक है, कैसे गुणा कर गुणनखंड से हम लोग निकालते थे, ये चीज़ आप लोग सीख चुके हैं। लेकिन अब हमको जो क्वेश्चन है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि हम पहले से फार्मूले नहीं आपको रटाएंगे, हम आपको करके उसी समय दिखाएंगे और उस पर अप्लाई भी करेंगे ना, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं क्या फार्मूला है कैसे है, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये तो हमको मिल गया क्या होता है, तो अब एग्जाम्पल तो हम यहाँ से मिटा देते हैं और हम जो भी क्वेश्चन हैं उन पे अप्लाई करके देखते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं अभी। मूलों का अस्तित्व कब नहीं है कहेंगे, जब माइनस में आ जाए, ठीक है, वो मूल वास्तविक नहीं होंगे या अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो। अगर माइनस में आ जाता है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अगर
जीरो से छोटा आ जाता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है। ठीक है, अब देखो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने एक्सरसाइज का, जो कि दिया है क्या, पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, अब इनका अस्तित्व देखना है। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। यहाँ पे हम लिख लो एक बार, अगर हम कंपेयर कर देते हैं ax² और प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर क्या कह सकते हो, ये 2 है, b क्या है 7, 7 नहीं है -7 है। ठीक है, देखो माइनस चिन्ह के साथ लिखना है। अगर हम डायरेक्ट अभी फार्मूले पर रख देते तो आप लोग ये बातें ध्यान ही नहीं देते कि क्या होता है। और c क्या आ जाएगा 3। तो अब d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, b के जगह पर -7 रख दो, 4a a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3 हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24, घटा लो तो ये d बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, बताओ जल्दी से, 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, जो कि चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर हो या इक्वल हो, तब दोनों में, इसमें भी अगर 0 आ जाता है तो भी मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अगर लेकिन निगेटिव आ जाता है d का मान, तो उसमें हम मूल का अस्तित्व नहीं है कहेंगे। ठीक है, अतः या इसलिए कह सकते हो मूल का अस्तित्व है। तो आप लोग अभी इतना ही करके इसको रोकिए। अब देखो कहा क्या है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाए विधि द्वारा हल कीजिए ना। अगर इनका अस्तित्व तो है, अब इसको करना क्या है, इसको एक नया मेथड है पूर्ण वर्ग विधि, उस विधि से हमको इसको हल करना है। ठीक है, तो अभी तो कहोगे सर आपने वो पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है तो हमको पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम अभी बताएंगे उसको भी। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले मूल का अस्तित्व सबका चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग जगह छोड़े रखिएगा या फिर से लगा लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पहले अस्तित्व जो सीखे हैं इनको ढंग से करना सीख जाएं। अब जैसे पहला हो गया, ऐसे ही हम अगर दूसरे का अस्तित्व देखना चाहें तो चलिए पहले हम यहाँ लिखते हैं, आप लोग ए बी सी बताइएगा। ठीक है, ए क्या है 2 है, बी क्या है 1 और सी क्या है 4। ठीक है, अब यहाँ भी डी निकाल दो, b² माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 1 का 1, 4 दूना 8 चौक 32, 32 में से 1 जाएगा तो -31। इसका अस्तित्व है कि नहीं है, यहाँ लिख लोगे, चूंकि d लेस देन 0 है, 0 से कम है, माइनस में चीज आ गई है, तो अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलो इसका बवाल तो खत्म हो गया, ये हमको करना ही नहीं है अब, मतलब खाली चेक कर लिए, अगर अस्तित्व रहता तो उसको आगे लगाएंगे हम। ठीक है, तो पहले हम सबका निकाल लेते हैं, बाद में अगर जिनका जिनका अस्तित्व है उन्हीं के नीचे हम उनको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पे चलो कर लेते हैं तीसरा, और एक और है चौथा, दोनों वो हम यही बगल में कर लेंगे। ये तीसरा हमारा है 4x² प्लस 4√3 प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b², ए बी सी क्या है, ये देखो b है और a है और ये क्या है c है, तो यहाँ पे कर लो। b² क्या हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर और माइनस 4ac, 4a के जगह पे क्या है 4 है और c के जगह पर क्या है 3, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, 16 तियाँ हो गया। ठीक है, माइनस 4 चौक 16 तियाँ 48। अब ये देखो क्या हो जाएगा 16 तियाँ 48 -48, d बराबर 0 हो गया।
अस्तित्व है कि नहीं? अस्तित्व तो है, अस्तित्व है, ठीक है। अगर डी देखो या तो 0 से बड़ा हो या 0 हो तो अस्तित्व रहता है, और मूल क्या होंगे? मूल इसके क्या होंगे? मूल समान होंगे, ठीक है। ये भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसे कोई काटेगा नहीं। अस्तित्व ही पूछा है लेकिन हम ज़्यादा चीज़ें बता दिए हैं, क्योंकि कई कई बुक में आपको ये भी पूछा रहता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, कैसा होगा मूल्य, वास्तविक होगा या कुछ दूसरा होगा, अब वास्तविक नहीं होगा, या समान होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। पहले एक किताब चलती थी राम मनोहर लोहिया की, अब तो शायद जो भी दौर चल रहा है इसमें एनसीईआरटी बहुत ही आगे चल रही है। एनसीईआरटी सब लोग पढ़ रहे हो ना, तो जो राम मनोहर लोहिया से कर रहे होंगे क्वेश्चन, उसमें आपको ऐसे प्रकृति पूछता था। प्रकृति मतलब मूल वास्तविक होंगे या इमेजिनरी होंगे, ठीक है, या समान होंगे, वो सब चीज़ें बतानी रहती थी। अब चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? 2x² + x + 4। यहाँ भी d बराबर b², b क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर -4 AC, ए की जगह पे 2 है और सी की जगह पर 4 है। 1 -4 दूना 8 चौक 32, 32 में से एक जाएगा -31। डी बर क्या है? छोटा है 0 से, अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये तो हमने क्वेश्चन एक जो था उसका आधा पार्ट किया है, ठीक है। आधा पार्ट से हमने ये पता चल गया है कि कौन से मूल का अस्तित्व है, कौन से मूल का अस्तित्व नहीं है। और अब जिनका अस्तित्व है, जिन मूलों का, उनको हमको क्या करना है? उनको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उनका आंसर भी निकालना है। तो चलिए, जो जो मूल का अस्तित्व नहीं है उनको हम इरेज कर देते हैं, और साथ में हम इस फार्मूले को भी, आप इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर, और ये तीनों पॉइंट दिमाग में भी लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे। तो देखो चौथा वाला यही था ना, 4AC, ठीक है। यहाँ पे देखो हम तो कुछ गलत तो नहीं कर लिए थे। ये देखो चौथे में a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -4 है, ठीक है। अगर -4 लोगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 1 33 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी मूल का अस्तित्व है, ठीक है। यहाँ पे सही कर लेना कैलकुलेशन। देखो हमने ये क्वेश्चन शायद फिर से कर लिया था यहाँ पे, तो बस चौथा वाला जो क्वेश्चन है उसका अस्तित्व नहीं है, बाकी सबका अस्तित्व है, ठीक है। तो अब हम, इसका अस्तित्व है भैया, इसको क्रॉस ना है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमको जो करना है हम उसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी इनको छोड़े रखते हैं। इसको इरेज कर दिए, इसका अस्तित्व नहीं था, और इसको तो कॉपी में नोट कर लिए हैं, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अगर b² - 4AC का मान 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, मतलब उनका अस्तित्व भी नहीं होगा। अगर b² - 4AC का मान 0 से बड़ा है तो उनके मूलों का अस्तित्व है, और मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, और अलग अलग आएंगे आंसर दोनों, एक माइनस में एक प्लस में आ जाएगा, ठीक है, एकदम एक चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। अगर b² - 4AC का मान 0 होता था तो क्या होता है? तो जो उनके मूल होते थे समान आते हैं, ठीक है, वास्तविक होता है, अस्तित्व तो होता ही है, साथ में उनके मूल क्या होते हैं? एक जैसे आएंगे, ठीक है। अब हम इसमें करके भी देखेंगे, इनमें निकाल के भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा वहाँ पे। अब हम पूर्ण वर्ग के लिए थोड़ा सा रूल जान लेते हैं, पूर्ण वर्ग वाला। पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे किसी भी समीकरण को हल करते हैं, ठीक है, कैसे हम निकालेंगे पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। इसके लिए देखो हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, उसमें बस एक ही चीज़ आपको बता देंगे कि अगर हमारा जो बहुपद है ax², जो भी समीकरण है,
बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इस रूप का रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक से ज़्यादा वाली संख्या हो, जैसे एक ना हो के यहाँ पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, ये क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, एक से बड़ी कोई चीज़ हो, तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेगो तो क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, जिसके पास नहीं होता उसके पास इसका भाग कर देंगे, मिले कॉमन या ना मिले तब भी ले लेना है। ठीक है ना, कॉमन का मतलब क्या होता था, जो भी लेते हैं उससे अंदर भाग करते थे ना, जो बचता था वही लिख देते थे। तो यहाँ भी हम अंदर भाग कर देंगे, तो b बाई ए हो जाएगा x प्लस सी बाई ए बराबर 0। ये देखो इधर एक गुणा है, उधर जाएगा तो ये 0 हो गया। अब हमारा बहुपद कैसा बन गया है, b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। अगर एक रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो ये एक अभी भी तो है, एक तो रहेगा ही हमेशा। ठीक है, एक है तो ये सब नहीं करेंगे कॉमन, डायरेक्ट हम ऐसा कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके पूर्ण वर्ग के लिए हम जो फार्मूला है वो क्या होता है, पूर्ण वर्ग के लिए x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर, बस यही एक फार्मूला है। ठीक है, अगर कुछ और भी फार्मूला यूज होता है तो हम अभी आगे आपको फिर बता देंगे। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम इसको अब यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, हम यहाँ पे टिक कर देते हैं किसका किसका अस्तित्व था, पहले का है, दूसरे का अस्तित्व है, तीसरे का भी है, चौथे का नहीं है। ठीक है, चौथे का अस्तित्व नहीं है, उसको हम छोड़ दिए हैं, बाकी अब हम यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि बाकी चीज़ें हम कर सकें। ठीक ना, अब ये नोट कर लीजिए तब तक जल्दी से। हमने इरेज कर दिया, ठीक, चलो ठीक, अस्तित्व हम चेक कर चुके थे, अब हम ये कर रहे हैं इसका, इसको हल कर रहे हैं। यहाँ क्या था, मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है, इसके मूल का अस्तित्व। ठीक है, वास्तविक होंगे भिन्न भिन्न होंगे ये भी हम जान रहे हैं क्योंकि ये चीज़ है। ठीक है, बस हमको यहाँ पे वास्तविक अस्तित्व बताना था। अस्तित्व के लिए क्या, बस दो ही बात याद रखनी है कि डी का मान अगर 0 या प्लस में आता है तो अस्तित्व है, अगर 0 से कम आता है तो अस्तित्व नहीं है। तो पहले यहाँ पे लिख लोगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। पूर्ण वर्ग के लिए हमने क्या बताया कि इसके अगर x स्क्वायर के साथ कोई संख्या दी गई है तो उसको हमको कॉमन लेना है, कॉमन नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती ले लेना है कॉमन। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, अब ये देखो गुणा था ना, ये कॉमन ले रहे हैं तो इससे अंदर वालों में भाग करते हैं, 7/2 हो जाएगा, और इसमें भाग करोगे तो 3/2 बराबर 0। इसको उधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब इसके पूर्ण वर्ग के लिए ये जो हमने फार्मूला बताया, पूर्ण वर्ग के लिए क्या होगा, x का गुणांक बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार चीज़ें समझ जाओगे करना तो फिर एकदम इजी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो x का गुणांक क्या आएगा बताओ। ठीक है, x का गुणांक देखो, इसमें उसमें मत जाना, यहाँ पे देखना, जो अभी अभी नया बहुपद मिला है इसमें देखना है। x का गुणांक क्या है, -7/2 का होल स्क्वायर, -7/2 x के गुणांक की जगह रख दिए, बड़ा वाला बटा लगा दिए, पूरे का होल स्क्वायर। तो अभी हम इसको यहीं कर लेते हैं, यहाँ भी फिर इधर भी कर लेंगे। ठीक है, ये इधर कर लेते हैं। अब देखो अब क्या है, इसको कैसे लगाओगे, पूर्ण वर्ग के लिए जो मिल रहा है -7/2, अब देखो बट्टे मतलब भाग है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं भाग 2 का होल स्क्वायर। अगर कोई चीज़ भाग में रहता है तो गुणा में बदल के उल्टा हो जाता है, तो -7/2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर, तो -7/2 दूना 4 का होल स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 7 का स्क्वायर 49/16। या करो ऐसा या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, या तो आप इतना ही छोड़ दो, ठीक है, इतना ही छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, या हम कहते हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है तब भी, क्योंकि अभी फिर से एक बार हमको बनाना ही पड़ता है। अब जब पूर्ण वर्ग के लिए जो हमको चाहिए वो मिल गया, उनको करेंगे क्या, हम जो भी हमारा समीकरण था इसमें एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना एक्स स्क्वायर, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं। प्लस देखो एक्स वाले के बाद एक बार जोड़ लेना जो भी मिला था उसको, 49/16। अब जो संख्या दिया था इसको लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हमेशा ऐसा करना है। और अब इसको एक बार घटा लेना है, -49/16, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बराबर 0, तो बराबर 0 हमने लिख दिया। क्या किया है हमने, जैसे समीकरण था x तक यहाँ तक लिखा, उसके बाद जो मिला था पूर्ण वर्ग के लिए संख्या उनको एक बार जोड़े, फिर दूसरी संख्या लिखे, फिर ऐसा, या ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे पहले यही लिख लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो एक बार इसको जोड़ लो एक बार इसको घटा लो, ठीक है, तो भी सही है। और इसको हम आगे लिख देते हैं +3/2, ठीक। हमेशा x वाले के बाद एक बार जोड़ना है जो पूर्ण वर्ग के लिए मिला और एक बार घटाना है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, अब बाकी हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक। अब देखो इसको हमको जो भी ये 3 चीज़ें मिलेंगी इनको हमको या तो a+b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले बनाना है, a² + 2ab + b², या तो इनको a-b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले के ऊपर सेट करना है, a² - 2ab + b², ठीक है। अब देखो अगर हम सेट करते हैं इनको, कैसे सेट करेंगे, पहला वाला तो स्क्वायर होना चाहिए, ये तो स्क्वायर है, ठीक है, माइनस, इसको तुम छोड़ देना, पहले इसको देख लो, जो लास्ट में रहता है b² दोनों में है ना प्लस, तो b² की जगह पे 49/16 है, इसको 7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक। b² मिल गया, अब बीच में क्या होता है, या तो माइनस या तो प्लस, लेकिन हमने माइनस यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में माइनस दिया है, ठीक है, तो -2ab, 2a के जगह पे x और b के जगह पर 7/4, समझ में आया इतनी बात। अभी हम यहाँ 3 तक बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात ही नहीं कर रहे हैं, जैसे हैं उनको वैसे रहने दो, ठीक है। अब देखो अब इनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, तुम लोग सोच रहे होगे इनको कहाँ छोड़ दिए, पर आया तो है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में ये भी तो हैं। इनको क्या करेंगे, हम इन दोनों का लासा ले लेंगे, 16 और 2 का 16, 16 से 16 में भाग करोगे, एक का ऊपर होगा तो 49। अब देखो 2 से 16 में भाग करेंगे तो 8 आएगा, 8 का ऊपर गुणा करेंगे तो 8 तिरिक 24 बराबर 0, ठीक। अब ये देखो फार्मूला बना कि नहीं, फार्मूला बनने का मतलब क्या है, यहाँ 7/2x था, क्या इनको ऐसा करने 7/2 यहाँ मिलेगा कि नहीं, देखो अगर हम 2 से 4 को काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 7/2 आ रहा है, बिल्कुल आएगा, ये जरूर आएगा, ठीक है, करके देखिएगा अगर सवाल सही कर रहे होंगे तो, ठीक। तो यहाँ a² - 2ab, ठीक है, + b², किसका फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ कर लेते हैं a - b की जगह क्या है 7/4 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ऐसा ये फार्मूला बन गया। अब देखो ये -49 से +24, -49 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, -49 + 24, तो बड़ा माइनस वाला है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, 49 में से 24 जाएगा तो 25, तो -25/16 का बस बराबर 0। अब इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं, अभी एक चीज़ और तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इनको क्या करेंगे, देखो a² - b², अगर हम इसको a समझ लें इसको b समझ लें तो a² बीच में माइनस b², इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, यही होता है ना,
ठीक, 3 फार्मूले हमेशा या 2 आएंगे, या तो इसमें से एक आएगा, एक ए तो हमेशा बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इनको एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिख लेते हैं और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की जगह पे x माइनस 7/4 प्लस b की जगह क्या है 5/4, एक ब्रैकेट में a माइनस। तो यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, x माइनस 7/4 और माइनस 5/4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो करना क्या है, यहाँ पे सिंपली अगर नीचे वाले बराबर हैं तो ऊपर वाले जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, ये 4 हो गए और ये क्या हो जाएंगे 7 + 5 और ये क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ भी नीचे वाले बराबर हैं 4, 7 - 5। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ दोनों तो सेम आएंगे, सेम नहीं आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है। अब ये आपको ध्यान देना है क्या आते हैं, देखो -7 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा बटा 4, और दोनों अगर ऋण में रहते हैं माइनस में है तो जुड़ जाते हैं और साइन वही रहेगा, चिन्ह उसका ना 7 × 5 = 12/4 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 1/2 काट दिए भैया, और यहाँ पे काटोगे 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, तो x माइनस 3/1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वही पहले जैसा हमको मिल जाता है जो गुणनखंड करने मिलता था, तो एक ब्रैकेट में ये आ गया था x माइनस 1/2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1/3। तो हम करते क्या थे, यहाँ पे देखो एक बार हम इसके बराबर 0 लिख लेते थे और एक बार दूसरे वाले के बराबर 0, तो यहाँ से हमको 2 शून्य मिल जाते थे। अगर हम x माइनस 1/2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर 1/2, और अगर हम x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर, तो ये दोनों हमारे क्या आ गए, इसके मूल आ गए द्विघात समीकरण के। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए अभी हम आज एक ही क्वेश्चन किए हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, आप मायने ये रखता है कि आप कितना सीखे हैं। ठीक है ना, आपने अगर 30 मिनट का कोई वीडियो देखा हमारा तो उससे क्या आप सब चीज़ सीख पाए हो कि नहीं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने टाइमिंग को ना हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, कितना समय लग गया। ठीक है, हम बस ये कंटेंट पे ध्यान देते हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको करेंगे और दूसरा भी करेंगे कल के हम वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप नए हैं चैनल तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए अपडेट है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट हैं, आप उनको टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।